नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके विथ नयन। कल हमने मध्य प्रदेश के अवस्थिति की बात करी थी। आज हम मध्य प्रदेश के प्राचीनकालीन इतिहास की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राचीनकालीन इतिहास की अगर बात करते हैं तो अध्ययन के आधार पर प्राचीनकालीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में मानवों द्वारा घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य उद्धृत नहीं किया, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहीं अगर आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके अभी तक, उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो दोस्तों इतिहास मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से स्पष्ट है और उसे पढ़ा भी जा सका है। बात करें अगर प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों इसको हम बोलते हैं पाषाण काल भी बोला जाता है। अगर प्राग ऐतिहासिक काल को अगर डिवाइड करें अध्ययन के आधार पर तो पहला है हमारा पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। दोस्तों पुरापाषाण काल सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1863 में भारत में तमिलनाडु के राज्य पल्लावरम में पुरापाषाण काल औजारों की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी हमारी चंबल घाटी है, बेतवा घाटी है, सोन घाटी है और एक भीमबेटका की गुफा, ये सभी जो है हमारे पुरापाषाण कालीन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से हमारे पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण कालीन औजारों को खोजा है। अगर खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता में हमारे नर्मदा घाटी का जो सर्वेक्षण किया था, यहाँ से जो औजारों की खोज की थी वो थे हमारे HD सांकलिया, एक थे RB जोशी और एक थे हमारे बिलाल। दोस्तों महादेव पीपरिया जो पड़ता है हमारा पंचमढ़ी होशंगाबाद में, जहाँ की सतपुड़ा श्रेणी में महादेव में हमारे सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि है 1350 मीटर। तो यहाँ पर सोपेकर जी को 860 औजार मिले हैं। कितने? 860। चंबल घाटी की बात करें तो चंबल कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये जानाबो पहाड़ी से, महू की जानाबो पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये हमारी मंदसौर में, ये चंबल नदी मिलती है हमारी यमुना नदी में। और ये मंदसौर में इन वाकणकर जी ने, ये वाकणकर कौन है? वाकणकर जी है विक्रम विश्वविद्यालय में से नाम जुड़ा हुआ इनका, और इनको यहाँ से औजार मिले हैं। कहाँ से? चंबल घाटी मंदसौर से। देखो दोस्तों चंबल घाटी निकल के उत्तर की तरफ घुसती है, वापस से हमारा श्योपुर मुरैना भिंड में होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। अच्छा, एक और जो है हमारे पुरातत्वविद है वो है निसार अहमद। इन्होंने सोन घाटी में पुरापाषाण कालीन उपकरण खोजे हैं। बात करें बीबी लाल की, तो बीबी लाल ने ग्वालियर और GR शर्मा ने सतना रीवा से पुरापाषाण कालीन खोज की औजारों की खोज की है। दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, हमने पुरापाषाण कालीन पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं हम मध्य पाषाण कालीन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे। हमारी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जब की बात है, तो इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है भारत में। अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल की। ये मध्य पाषाण काल क्या है दोस्तों? हमने बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। उसका दूसरा हिस्सा है
प्राग ऐतिहासिक काल का। दोस्तों भारत में मध्यपाषाण काल की खोज का श्रेय C.L. कार्लाइल, कौन है ये? C.L. कार्लाइल को जाता है। इनको खोज का श्रेय, भारत में मध्यपाषाणकालीन खोज का श्रेय C.L. कार्लाइल को जाता है। इन्होंने कब? 1867 में विंध्य क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक विंध्यांचल श्रेणी है, हमारी सतपुड़ा श्रेणी है। तो इन दोनों के बीच में हमारी कौन सी नदी बहती है? हमारी नर्मदा नदी। तो ये जो ऊपरी हमारा मालवा का पठार जो है, ये विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लघु पाषाण उपकरणों की खोज की है। देखो लघु पाषाण क्या है दोस्तों? हुआ ये है कि हमारा जो पूरा पाषाण है और एक मध्य पाषाण है। तो दोस्तों मानव जब कृषि और पशुपालन से ज्ञान नहीं था उसको, तो वो क्या करता था? पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से औजार बनाकर शिकार किया करता था। तो पहले उसने जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में उसने बड़े बड़े पत्थरों से औजार बनाकर सिर्फ बड़े शिकारी को ही, बड़े जो पशु थे उनका ही शिकार कर पाता था। लेकिन यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल है, उसने लघु पाषाण मतलब बोलते हैं इसको माइक्रोलिथिक मतलब छोटे आकार के जो हमारे औजार रहते हैं उनको हम बोलते हैं लघु पाषाण। तो उनका उपयोग करके जो छोटे पशु रहते हैं उनको भी शिकार बनाना उसने शुरू कर दिया था। कब किया था वो? मध्य पाषाण काल में। एक थे V.B. मिश्र, ये कौन थे? खोजकर्ता है हमारे पुरातत्वविद। इन्होंने भीमबेटका में ब्लेड अव्यय, क्या है ये? ब्लेड अव्यय खोजे। दोस्तों मध्य पाषाण काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। अभी मैंने बताया कि जो मध्य पाषाण तो ठीक है, हमारा जो पूरा पाषाण काल है उसके मानव को भी पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। देखिए दोस्तों मध्य पाषाण के आखिरी उत्तर मध्य पाषाण काल में जो ये था हमारा मानव, इसको पशुपालन का ज्ञान हो गया था। उत्तर मध्य पाषाण ये होता है कि जो एंडिंग का हमारा मध्य पाषाण काल है उसको हम उत्तर पाषाण काल में रखते हैं। तो वहाँ पर उसको कृषि तो नहीं आई थी, लेकिन पशुपालन करना उसने सीख लिया था। वो देखो पूरा पाषाण काल में भी आखेटक और खाद्य संग्रह ही था, और मध्य पाषाण काल में भी आखेटक और खाद्य संग्रह ही था। इसने क्या माइक्रोलिथिक उपकरणों का उपयोग करते थे। कौन करते थे? हमारे मध्य पाषाण काल के मानव। इसमें अगर प्रमुख उपकरण की बात करें तो दोस्तों इसमें सेम है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में थोड़े बहुत सेम है। जैसे नवचंद्राकार, तो ये नवचंद्राकार मध्य पाषाण कालीन का है। ये त्रिकोण इधर का है। जो स्क्रेपर मध्य पाषाण काल में भी उपयोग करते थे, और पूरा पाषाण कालीन के मानव भी इसका उपयोग करते थे। ब्लेड है, क्रोध है, बेदनी है, एक हस्त कुठार होता है, और इनके जो औजार थे इनमें हैंडल का उपयोग नहीं करते थे ये लोग। हमारा जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद में पड़ता है हमारा आदमगढ़। तो आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ के? मध्य पाषाण काल के। तो यहाँ पर पालतू जानवरों की हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मिली है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है? प्राग ऐतिहासिक काल में हमारा पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, नव पाषाण काल पढ़ लिया है, और हम अब पढ़ लेते हैं लास्ट है लेकिन आखिरी नहीं है। देखिए नव पाषाण काल है, इसको कमज़ोर मत समझना। देखो नव पाषाण काल इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मानव इतना चतुर हो गया था कि उसने खेती करना तो सीख ही लिया था, खेती करने के साथ साथ आग जलाना सीखा था, पशुपालन में भी थोड़ा सा और विकास कर लिया था उसने। तो नव पाषाण काल की अगर बात करें तो सर्वप्रथम नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग जो है, ध्यान देने योग्य बात है कि नव पाषाण काल का जो शब्द है वो सबसे पहले यूज़ किया था सर जॉन लुबाक ने। कब किया था ये? 1865। दोस्तों स्थल की खोज नहीं की थी, प्रथम स्थल की खोज जो की थी नवपाषाण कालीन के वो थे मैस्यूरर। कौन थे? मैस्यूरर। और ये सर जॉन लुबाक, इन्होंने सबसे पहले नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ना कि इन्होंने खोज की थी। ठीक है।
अगर प्रमुख विशेषता, इन्होंने खेती करना, क्या करना, खेती करना, कृषि कार्य, पशुपालन और अग्नि के उपयोग का ज्ञान प्राप्त कर लिया था दोस्तों। क्या किया था इन्होंने, इन तीनों चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मतलब ये जो मध्य पाषाण और पूरा पाषाण का जो मानव था उससे बहुत ही ज्ञानी हो चुका था। आज बात करें हम विश्व की प्राचीनतम फसल कौन सी थी, जो थी, और वो सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के हमें वहाँ से कृषि का ज्ञान वहीं से प्राप्त होता है कि कृषि के साक्ष्य वहीं से मिले हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।